Good evening, boys and girls. Good evening, all of you. In this video, we are going to discuss about the new Winding Up Rules 2020, which became applicable all over India from 1st of April 2020. 1st April 2020. Total 191 rules are there. 95 forms are there. 191 rules and 95 forms. सर आप अप्रैल फुल बना रहे हैं ना, 1 अप्रैल आप बोल रहे हैं, आया तो 1 अप्रैल को, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रैल फुल नहीं बनाया, ये हकीकत है. इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 1st अप्रैल 2020. एक्चुअल में आ तो गया था 24 जनवरी को, बट इन्फोर्स किया गया 1st अप्रैल 2020 से. टोटल 191 रूल्स आर देयर एंड 95 फॉर्म्स आर देयर. दिस इज द गैजेट ऑफ इंडिया. ये देखिए, तो गैजेट ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2020. ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन जो है इसके ठीक नीचे है. तो अप्रोक्स आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश मिला करके 241 पेजेस है, मतलब 120 पेजेस समझ लो. अप्रोक्स 120 पेजेस, इंग्लिश हिंदी दोनों का ना 240. तो अप्रोक्स 120 पेजेस है. और ये 120 पेजेस में जैसा कि आप देख सक रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st अप्रैल 2020. ओके, अब सबसे पहला बात, क्योंकि ये एप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम 1st अप्रैल 2020, तो चाहे सीए इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएस इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएम इंस्टीट्यूट हो, इन सब ने अपना मैट का फर्स्ट पेज में ही लिख रखा है. और जितना भी इन लोग रिवीजन टेस्ट पेपर निकालते हैं, सप्लीमेंट्री निकालते हैं, इन लोग का यही नियम है कि भाई कट ऑफ डेट 30 अप्रैल है. व्हाटएवर एक्ट, व्हाटएवर रूल्स, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन कम till 30th of April for CA Institute and further 1 month for CS and CM because their exam is due in December and June respectively. So for December term, the cutoff date for CS and CMA becomes 31st May and for CA it becomes 30th of April. So it became applicable from 1st April 2020. So it will be applicable from December 2020 term onwards. चाहे इंस्टीट्यूट इसको अलग से अपने सप्लीमेंट्री में लाए नहीं लाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये हमेशा से पहले से ही ये स्टैंड रहा है. ठीक है, तो ये एप्लीकेबल तो है. अब कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, क्या ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड है? आंसर इज नो. ये एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता. ओके, बिकॉज 191 रूल्स आर देयर, 95 फॉर्म्स आर देयर इन अ टॉपिक वाइंडिंग अप. रिमेंबर, वाइंडिंग अप इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ टॉपिक इन योर लॉ पेपर. सीएस प्रोफेशनल का अगर हम लोग बात करें, तो चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, ठीक है, ये दोनों के एप्लीकेबल है. दोनों के एप्लीकेबल है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी वाले पेपर में, और सीएसीए में फाइनल में तो एप्लीकेबल है ही. तो आपको पढ़ना तो है, बट ऑब्वियस सा बात है, इवन आई विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर ऑल द फॉर्म्स. ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर वाइंडिंग अप में भी हमने पूरा ही कवर किया था, लेकिन बता दिया गया था कि एम्फेसाइज किस किस सेक्शंस के ऊपर करना है. वैसे यहां पर भी जो है रूल्स में मैं आपको बता दूंगा कि किस किस फॉर्म नंबर पर एम्फेसाइज करना है और कौन कौन सा आप जो है खाली एक बार प्लेन रीडिंग करके छोड़ सकते हैं. एंड मे बी व्हेन यू बिकम क्वालिफाइड, जब आप एनसीएलटी में केस फाइल करेंगे, ठीक है, तब आपको ये फॉर्म नंबर का दरकार आएगा. एग्जाम ओरिएंटेड जितना पढ़ाई करना है वो आपको बता देंगे, भाई एग्जाम ओरिएंटेड, इसको अच्छे से पढ़ना है, और बाद बाकी यू कैन आइदर स्किप इट और यू कैन जस्ट गिव इट अ ब्लैंक रीडिंग. ब्लैंक रीडिंग मींस स्किपिंग ओनली. ओके, तो सर ये 120 पेजेस जो है, इसको मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया समरी नोट्स बना दिया है. समरी नोट्स, बट फिर भी पूरा का पूरा कंटेंट यहां पर शामिल है. मैंने इसको रिड्यूस कर दिया है आप लोगों के लिए 58 पेजेस. मात्र 58 पेजेस में आप देखेंगे कि सारे के सारे 191 रूल्स कवर हो गए, 95 के 95 फॉर्म्स कवर हो गए, एक भी फॉर्म स्किप नहीं किया गया. सो ऑल 191 रूल्स एंड 95 फॉर्म्स आर इन दीज नोट्स. अब ये नोट्स अगर आप खुद से सेल्फ पढ़ोगे ना, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई कंसेप्ट तो नहीं. कंसेप्ट तो ऑलरेडी अपने वाइंडिंग अप में जब एक्ट पढ़ रहे थे, सेक्शंस पढ़ रहे थे, पढ़ चुके हैं. वहां जो एप्लीकेशन पेटिशन वगैरह करने के लिए मान लो फॉर्म चाहिए रहता है, एफिडेविट का जो फॉर्म नंबर रहता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो फॉर्म नंबर है उसका एफिडेविट का फॉर्म नंबर, पेटिशन को एडवर्टाइज करना है तो उसका फॉर्म नंबर, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करना है तो उसका फॉर्म नंबर क्या है, फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर को जब हम लोग उसका अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहे हैं तो उसका फॉर्म नंबर क्या है, लिक्विडेटर अपना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसका फॉर्म नंबर क्या है. ये सब रूल्स में लिखा हुआ है, ये सब रूल्स में लिखा हुआ है.
तो देखा जाए तो मेरा काम था ये नोट्स देना। अगर आप ये नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब ये नोट्स मैं अगर आपको खाली दे दूं और किक स्टार्ट नहीं करूं तो कोई फायदा नहीं है। तो चलो मैं आपको ये जो है शुभारंभ करके दे दे रहा हूं और बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो मैं वहां पर लिख दूंगा ई मतलब समझ में आ रहा है ना, ई मतलब क्या, एग्जाम्स। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जाहिर सा बात है आपको तुरंत जो है हो सकता है याद नहीं है, तो यू हैव टू फर्स्ट रिकलेक्ट द वाइंडिंग अप लेक्चर दैट वी डिड एग्जॉस्टिवली, देन यू नीड टू रेफर द रूल्स, बट प्लीज डू रेफर द रूल्स। ऐसा मत समझना कि इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट में नहीं था तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ऐसा मत समझना कृपया करके, ठीक है। और खासकर सोचो, जैसे मान लो लोग लिख करके आ रहे हैं कि पेटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप, सो वाइंडिंग अप पेटिशन इज फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल। बट अगर आप फॉर्म नंबर भी लिख करके आ जाओगे ना कि इस फॉर्म में ये पेटिशन फाइल होना है, इसके साथ ये एफिडेविट जाना है, तो 4 चांद लग जाएगा आपके आंसर पे, इजंट इट? सो प्लीज स्टडी। और कितना टाइम देना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। गिव दीज रूल्स, ये जो 58 पेजेस है, गिव दिस रूल्स मैक्सिमम 3 आवर्स, 3 घंटा का टाइम दो। जो ई लिखा हुआ है उसको 2 घंटा, और जो ई लिखा हुआ नहीं उसको 1 घंटा खाली रीडिंग मारने के लिए, वो एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में आ गया? सो 3 घंटा आपको खाली 58 पेजेस देना है, बहुत अच्छे से यहां पर समराइज किया गया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, आ जाइए। So companies winding up rules 2020, only 191 rules. I am being sarcastic, and 95 forms, and these are applicable from 1st of April 2020. देखिए, सबसे पहले पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, ये बिल्कुल भाई पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है, सेक्शन नंबर 272 में जो इंसान लोग पेटिशन फाइल करते हैं, जो पर्सन हु आर एलिजिबल टू फाइल द पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो, तो वाइंडिंग अप का यहाँ पर फॉर्म नंबर का एक्रोनिम क्या है, शॉर्ट क्या है, WIN, शॉर्ट है यहाँ पर WIN, शॉर्ट फॉर्म। तो फॉर्म नंबर सारे के सारे जो 95 फॉर्म नंबर है इस रूल्स में, WIN, ओके, विन, तो हम विन बोलेंगे। ओके, चलो, पेटिशन जो फाइल किया जाएगा अंडर सेक्शन 272, कौन कौन पेटिशन फाइल कर सकते हो, कोई बता सकता है? बताओ कौन कौन पेटिशन फाइल कर सकता है, फटाफट बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइल कर सकता है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन फाइल कर सकते हो बताओ? कॉन्ट्रीब्यूटरी आपने बोला, आरओसी भी फाइल कर सकता है। और बताओ, गवर्नमेंट जिस पर्सन को ऑथोराइज करेगा वो भी फाइल कर सकता है, सीजीएसजी भी एक केस में फाइल कर सकता है, ठीक है। कंपनी भी पिटीशन फाइल कर सकता है। तो भाई पेटिशन अंडर सेक्शन 272 सबसेक्शन 1 shall be presented in form number विन 1 और विन 2 एज द केस में भी, ट्रिप्लिकेट 3 कॉपी में आपको जमा करना पड़ेगा। सर विन 1 के विन 2, देखो, अगर कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर रहा है, कंपनी अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर रहा है तो फॉर्म नंबर रहेगा विन 2, ठीक है। अदर पेटिशनर्स के लिए फॉर्म नंबर रहेगा विन 1, याद रखना। नोट्स जो है, ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपके पास बाई चांस नोट्स नहीं है तो वहां पर ढूंढ लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये विन 1 किसके लिए है, अदर पेटिशनर्स के लिए, अदर पेटिशनर्स के लिए फॉर्म नंबर विन 1। और कंपनी अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग का पिटीशन फाइल करा तो उसका फॉर्म नंबर क्या है, विन 2, ठीक है। और फिर इसके लिए आपको पिटीशन में जो लिखा हुआ है वो सब सही है ना, तो पिटीशन के लिए आपको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर विन 3। सो पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, फटाफट बताओ, पिटीशन फाइल बाय अदर्स विन 1, कंपनी फाइलिंग वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, कंपनी फाइलिंग पिटीशन फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप विन 2, एंड एफिडेविट जो है वो एफिडेविट का फॉर्म नंबर रहेगा विन 3। आपको पता ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो लगता है वाइंडिंग अप में, उसका फॉर्म नंबर विन 4 और उसका भी एफिडेविट विन 5। क्लियर है दिमाग में, बहुत सिंपल है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विन 4, सर डेज वगैरह तो बताइए, वो तो ऑलरेडी एक्ट में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो खाली फॉर्म नंबर है। तो सर ये सब क्यों लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी एक्ट में भी लिखा हुआ है, तो अपने ऑलरेडी सेक्शंस में पढ़ रखे हैं ये सब बात। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्म नंबर बताओ, विन 4, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो एफिडेविट रहेगा विन 5। अब एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है ना पिटीशन का, तो जो एडवर्टीजमेंट होगा पिटीशन का वो आपका होगा बिल्कुल सही, फॉर्म नंबर विन 6। ये देखो,
एडवर्टीजमेंट ऑफ पिटीशन का फॉर्म नंबर विद 6, ऐसे ही पढ़ना है। बाद बाकी चीज जो है वो तो ऑलरेडी हम लोग सेक्शंस में पढ़ रखे हैं। यहां क्यों लिखा हुआ है? ताकि आपको सेक्शन से कोरिलेट करने में दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप सेक्शन भी खोलेंगे, ये भी खोलेंगे, कोरिलेट करने में दिक्कत आएगा। तो मैंने यहां पर भी लिख दिया आपके लिए। सो एडवर्टीजमेंट ऑफ पिटीशन फॉर्म नंबर विन 6। ओके, फिर जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा प्रोविजनल लिक्विडेटर का, तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर अगर हो रहा है तो कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना, कंपनी को बताना पड़ेगा। तो फॉर्म नंबर विन 7, जितना भी लिक्विडेटर का पावर्स के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह एनसीएलटी अगर लगाना चाहे, तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ लिक्विडेटर्स वगैरह जो है, उसका पावर्स क्या है, उसका रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो रहेगा फॉर्म नंबर विन 8। फिर ट्राइब्यूनल जो है, वो तो कंपनी को बता दिया फॉर्म नंबर विन 7 में। लिक्विडेटर का रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आ गया विन 8 में। यहां तक क्लियर है ना, विन 8 तक। फिर भाई लिक्विडेटर को भी तो बताओ कि वो अपॉइंट हुआ है, फॉर्म नंबर विन 9। और फिर लिक्विडेटर अपना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह अगर है तो वो लिक्विडेटर नहीं बन सकेगा, तो वो बताएगा हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, विन 10। आराम से सर, आराम से, आराम से। अरे बाबा, विन 7 से लेकर के 10 तक पूरा का पूरा क्या है, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का जो अपॉइंटमेंट होगा विल हैव टू इंटीमेट टू कंपनी इन फॉर्म नंबर विन 7 द restrictions of the liquidator's power in form number win 8। फिर लिक्विडेटर को बताया जाएगा विन 9 में, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा विन 10 में। ये देखो देख लो भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर विन 7 में हम लोग किसको बता रहे हैं, कंपनी को बता रहे हैं। ठीक है, कंपनी को बता दिया गया। और फिर जाहिर सा बात है, उसका जो मैंने बताया पावर्स वगैरह जो भी रहेगा वो फॉर्म नंबर विन 8 में रहेगा। ठीक है, और फिर लिक्विडेटर को भी बताया जाएगा, इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर प्रोविजनल लिक्विडेटर विन 9 में बताया जाएगा लिक्विडेटर को उसका अपॉइंटमेंट के बारे में। वो अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा विन 10 के अंदर। बोलो के यहां तक जो भी है विन 1 से लेकर के विन 10 तक सब का सब एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, कुछ भी आप यहां तक नहीं छोड़ सकते। विन 10 तक आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड था विन 10 तक। तो मेरे को फटाफट बता दो, विन 1 से लेकर के 10 तक क्या आपके दिमाग में है? Petitioners applying for winding up to tribunal will file the petition in form win 1. If the companies apply for voluntary winding up, the petition will be in form number win 2. They will be in triplicate. And affidavit for the petition will be in win 3. Statement of affair win 4, उसका affidavit win 5. ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो पिटीशन का रहेगा वो विन 6। फिर 7 से 10 तक पूरा लिक्विडेटर था कि कंपनी को इंटीमेट किया जाएगा विन 7 में। विन 8 में उसका रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स लिमिटेशंस ऑफ लिक्विडेटर ये सब रहेगा। 9 में लिक्विडेटर को भी इंटीमेट किया जाएगा और 10 में उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडेटर बताएगा विन 10 में। ऑल ओके। अब ट्राइब्यूनल अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया तो विन 11 में रहेगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर विल बी इन फॉर्म नंबर विन 11, याद है ना, इसके बाद ही वाइंडिंग अप कमेटी वगैरह बनाया जाता है। विन 11 में वाइंडिंग अप ऑर्डर, और जाहिर सा बात है वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया ना विन 11 में, तो अब क्या होगा, ये कंपनी लिक्विडेटर को भी भेजा जाएगा फॉर्म नंबर विन 12 में। आरओसी को इसका कॉपी भेजा जाएगा विन नंबर 13 में। वाइंडिंग अप ऑर्डर का फॉर्म नंबर बताओ, विन 11। कंपनी लिक्विडेटर को ऑर्डर कॉपी मिल रहा है विन 12 में, आरओसी को भेजा जा रहा है विन 13 में। ओके, एंड आईएनसी 28 भी आरओसी को जमा करना पड़ेगा। कौन जमा करेगा, लिक्विडेटर जमा करेगा विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ये आरओसी को भी जमा किया जा रहा है इन फॉर्म नंबर आईएनसी 28 बाय द लिक्विडेटर विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। आईएनसी 28 बहुत पॉपुलर है, आपको पता होना चाहिए।
तो हम लोग पहुंच गए विन 13 तक। बिल्कुल ये विन 1 से लेकर के 13 तक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सारे के सारे फॉर्म नंबर्स ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं। उसके बाद जो वाइंडिंग अप ऑर्डर है उसको भी अब एडवर्टाइज करना पड़ेगा। सर कौन सा लैंग्वेज में, वो सब ऑलरेडी सेक्शन में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, वर्नाक्युलर लैंग्वेज। सो एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑर्डर इन विन 14, एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑर्डर इन विन 14। ओके, तो क्योंकि आपको वापस से सेक्शन नहीं खुलना पड़े इसलिए मैंने यहां पर भी उसका कंटेंट लिख दिया है फॉर्म नंबर के साथ ही। अब आपको पता है वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया है तो सारा स्टे ऑफ सूट्स लग जाएगा, मोराटोरियम लग जाएगा, बिना ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के केसेस जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको परमिशन चाहिए टू कमेंस और कंटिन्यू द सूट और प्रोसीडिंग, उसके लिए फॉर्म नंबर विन 15 है। बहुत सिंपल सा बात है, वाइंडिंग अप ऑर्डर जब पास हो गया तो स्टे ऑफ सूट, न्यू सूट्स वगैरह भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो गो एंड टेक द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल बाय सबमिटिंग फॉर्म नंबर विन 15। कंपनी लिक्विडेटर पता है ना, रिपोर्ट सबमिट करता है विन 16 में, ठीक है, सेक्शन 281 में अपने पढ़े हैं। रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द कंपनी लिक्विडेटर, फॉर्म नंबर बता दो मेरे को, विन 16, विन 16 में। तो देख रहे हो उतना टेंशन का भी बात नहीं है, आराम से अगर आप 2 घंटा दोगे आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। जो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज रहता है जिसको अपने डिटेल में सेक्शन में पढ़ रखे हैं उसका विन 17, लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज का फॉर्म नंबर रहेगा विन 17, ठीक है। और ये जो नोटिस आप देंगे ये रहेगा विन 18 और उसका एफिडेविट रहेगा विन 19 में, और फाइनल जो लिस्ट रहेगा वो रहेगा विन 20। मैं आपको बता दे रहा हूं जो मैंने आपको बताया था एग्जाम ओरिएंटेड, विन 1 से लेकर के विन 16, ओके, 17, 18, 19, 20 आप कल एक बार रीड कर लेना। नोटिस ऑफ सेटलमेंट टू कंट्रीब्यूटरीज आपको सर्व करना पड़ेगा फॉर्म नंबर विन 21 में, सेटलमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज का जो नोटिस है विन 21 में और उसका एफिडेविट विन 22 में। तो मैंने आपको एक किक स्टार्ट दे दिया है, क्लियर है यहां तक। अब आपको पता है ना जब मीटिंग हो जाता है वहां से 7 दिन के अंदर कंपनी का लिक्विडेटर क्या करता है, ट्राइब्यूनल को रिजल्ट बताते हैं मीटिंग का, विन 23। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, टेंशन मत लो। और एडवर्टीजमेंट उसका रहेगा विन 24 में। एडवाइजरी कमिटी भर भर के अपने पढ़ रखे हैं। अब एडवाइजरी कमिटी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये सब ऑलरेडी अपने सेक्शंस में कवर्ड ही है, एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल्स। तो नोट्स ऐसा बनाया कि आपका फिर से जो है ना वो रिवीजन हो जाएगा। अब इन लोग का जो मीटिंग वीटिंग रहता है ना उसमें फॉर्म्स है 25 से 29 तक, अभी ऐसे याद रखिएगा 25 से 29 तक। उसके अलावा ये सब खाली रीड कर लेना है। तो विन 1 से लेकर के 16 तक आपको पूरा अच्छे से लर्न करना है। मैं लास्ट में आपको एक बता दूंगा कौन कौन सा फॉर्म नंबर लर्न करना है, कौन कौन सा फॉर्म रीड करना है। ये सब खाली एक बार रीड कर लीजिएगा, रीड मान लीजिएगा। मिनट्स मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी अपने सेक्शन में पढ़ रखे हैं, 30 डेज के अंदर जो है वो मिनट्स वगैरह जो है बन जाता है। तो लिस्ट ऑफ द क्रिएटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज प्रेजेंट
जो क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रेजेंट था ना मीटिंग में, उसका फॉर्म नंबर विन 33। ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट देना विन 34। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, टेंशन मत लो। प्रॉक्सी फॉर्म्स विन 35 एंड 36 है। पीरियोडिकल रिजल्ट, भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड है। पीरियोडिकल रिजल्ट जो सबमिट करेगा ना लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल को, वो विन 37 में। प्रोफेशनल कुछ डिक्लेयर करेगा, ठीक है, तो विन 38। वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह और क्या। बहुत सारा रजिस्टर्स एंड बुक्स बनाना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ लिक्विडेशन 38A, सेंट्रल कैश बुक 38B। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, टेंशन मत लो। अब 38 के अंदर तुम देखो, 38A से लेकर के तुमको यहां दिखाई देगा 38T तक। ये रहा देखो 38T तक। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो। जब रियल लाइफ में किसी कंपनी का लिक्विडेशन करोगे तब तुमको ये सब रेफर करके करना पड़ेगा। जस्ट गिव इट अ रीडिंग और यू कैन लीव इट ऑल्सो। खाली रीड है ये सब, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। जो हम लोग क्रेडिटर्स को इनवाइट करते हैं ना कि भाई किसी का क्लेम है तो वो बताओ, तो उसके लिए हम लोग एडवर्टाइज करते हैं इन फॉर्म नंबर 43 टू द क्रेडिटर्स टू प्रूव देयर डेट और क्लेम। तो व्हेन वी इनवाइट क्लेम वी नीड टू एडवर्टाइज इन फॉर्म नंबर 43। बिल्कुल, जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, बस वो आप साथ साथ कर लीजिएगा और वही आपको याद कर लेना है। अब जो क्रेडिटर प्रूफ सबमिट करेगा वो एफिडेविट फाइल करेगा विन 44 में। वर्कमैन ड्यूज अगर रहेगा तो विन 45 में। जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गोला कर रहा हूं, वो याद कर लेना। और बहुत एफर्ट किया है तब जाकर के आपका काम सिंपल हो रहा है। अब कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा? आपने जो प्रूफ सबमिट किया उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है। कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा? देखो 30 डेज के अंदर एग्जामिन करेगा हर एक प्रूफ को एंड सेंड नोटिस इन फॉर्म 46। ठीक है। अब अगर रिजेक्ट कर दिया प्रूफ आपका तो 47, फॉर्म 47 में वो इशू करेगा। और अगर एडमिट कर दिया तो फॉर्म 48 इशू करेगा। 47 में रिजेक्शन, 48 में एक्सेप्टेंस एडमिशन। अगर रिजेक्ट किया गया आप अपील कर सकते हैं फॉर्म 49, क्रेडिटर अपील कर सकता है फॉर्म 49 में। फिर जो फाइनल लिस्ट है, जो क्रेडिटर्स लो का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, कंपनी लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल को सबमिट करेगा फॉर्म 50। आपका काम बहुत आसान कर दे रहे हैं, खाली जो हाईलाइट किए गोला किए बस वही सारा फॉर्म नंबर सबको याद करना है। बस रीड 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 रीड, नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आप खाली इसको रीड कर लीजिएगा, चाहे तो छोड़ भी दीजिएगा। नोट्स यहां बनाया हुआ है, अगर किसी को पूरा पढ़ करके जाना पूरा पढ़ करके जाओ, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, ये बात पक्का है। जो आने का चांसेस है मैंने वो आपको हाईलाइट कर दिया। ये देखो, अगर कोई डिविडेंड दिया जा रहा है क्रेडिटर्स को, रिटर्न ऑफ कैपिटल दिया जा रहा है कॉन्ट्रीब्यूटरीज को,
कंपनी लिक्विडेटर बिना ट्रिब्यूनल के परमिशन के नहीं दे सकता। ठीक है, तो अगर ये सब करेगा तो एडवर्टीजमेंट लगेगा फॉर्म नंबर विन 89 में और क्रिएटर को नोटिस देगा फॉर्म नंबर विन 90 में। फॉर्म ऑफ अथॉरिटी टू पे डिविडेंड, आपको जो मिलना है अगर आप वो किसी और को दिलवाना चाहते हैं तो फॉर्म विन 91, पर्सन टू होम डिविडेंड इज पेएबल मे लॉज विद कंपनी लिक्विडेटर इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू अनदर पर्सन विन 91। जो कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, मान लो सरप्लस बचा तो रिटर्न करेंगे ना हम लोग, तो उसका फॉर्म रहेगा विन 92 में और नोटिस भेजा जाएगा कि आपको इतना रुपया मिलना है विन 93 में। लिस्ट इन विन 92, इंफॉर्मेशन गिवन इन विन 93। वाइंडिंग अप हो गया तो डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई करेगा, वो तो पता ही है। और लास्ट में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनक्लेम डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स है, ठीक है, वो कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड में डाल दिया जाएगा। मान लो से फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर आता पता लापता है, क्रेडिटर आता पता लापता है, तो उसका जो हिस्सा है वो अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा और फॉर्म नंबर उसका रहेगा विन 94। ओके, और इसके अलावा जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, देखो एवरी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंटेंट, ऑक्शनर और अदर पर्सन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी लिक्विडेटर। अरे कंपनी लिक्विडेटर अकेला कितना काम करेगा? प्रॉपर्टी ऑक्शन करने तो ऑक्शनर रखेंगे ना, अदर प्रोफेशनल्स का दरकार है उनको रखेंगे, अकाउंटेंट का दरकार है अकाउंटेंट रखा गया, ऑक्शन का दरकार है ऑक्शनर रखा गया, और एनी अदर पर्सन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी लिक्विडेटर इन वाइंडिंग अप by the tribunal shall on request by the company liquidator deliver his bill of cost। और ये मान लो से फॉर एग्जांपल ऑक्शनर बोला इतना खर्चा लगा तो कंपनी लिक्विडेटर रिक्वेस्ट करेगा भाई आप अपना बिल दो, खर्चा का बिल दो, उस प्रोफेशनल से खर्चा का बिल माना जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्म नंबर क्या रहेगा? विन 95। ओके, अरे आपको बताया था ना मैंने 95 फॉर्म्स है, तो ये थे टोटल 95 फॉर्म्स रूल्स के अंदर। समरी प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन, ऑलरेडी मैंने जो आपका कंपनी लॉ का अमेंडमेंट क्लास लिया था उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। सेक्शन 149 ऑनवर्ड जितने भी अमेंडमेंट्स है, 1 से 148 का अलग अमेंडमेंट था, 149 ऑनवर्ड अलग अमेंडमेंट था, आई बटन का लिंक मैं आपको दे दूंगा। पूरा का पूरा समरी प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी उस अमेंडमेंट में कवर कर रखा है, तो उसका आई बटन का लिंक मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। तो टोटल अगर देखा जाए 95 फॉर्म्स वाइंडिंग अप का, मैंने आपको मुश्किल से अप्रॉक्स 35 टू 40 ही फॉर्म नंबर्स याद करने बोला है। तो जो मैंने 35 टू 40 फॉर्म नंबर्स याद करने बोला है वही केवल एग्जाम ओरिएंटेड है, रेस्ट आप आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। ओके, सो कमाल है नोट्स का, और जितना पढ़ाया गया है इतना सफिशिएंट है, आप इतना ही रेफर करेंगे और खुद से जो सेल्फ स्टडी करेंगे मैक्सिमम 3 आवर्स। अरे पूरा वाइंडिंग अपनी इस रूल्स का बात करें, मैक्सिमम 3 आवर्स, 2 घंटा में ये जो मैंने आपको 35-40 फॉर्म बताया वो याद कर लीजिएगा और रिमेनिंग जो है 1 घंटा रीड कर लेना, और नहीं करना हो तो एक बार कर लेना। ठीक है, ताकि कम से कम जब प्रोफेशनल बनो फ्यूचर में तो हाँ ठीक है ऐसा पड़ा हुआ है और ये नोट्स हम लोग रेफर कर सकते हैं बाद में भी। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।